वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से द रियल टॉक इंडिया के एक नए पॉडकास्ट में। और मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से इनका नाम है श्रवण कुमार, उस प्रकार से इन्होंने कार्य भी किया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर लेकर पूरी तीर्थ यात्रा कराई थी। तो ऐसे ही हमारे भाई और हमारे छोटे से हम इनको जानते हैं और इनका सफ़र सतना से मुंबई तक का हो चुका है। तो हमारे बीच मौजूद हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंकित शर्मा और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रवण सिंह जी का कि हम आज हमारे चैनल पे आप पहुंचे हैं। और आपका सफ़र जो था वो सच में हम लोग को प्रेरणादायक है। और सच में श्रवण जी, आपने जो किया है हमारे क्षेत्र के लिए, हम लोग के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एक छोटे से शहर से निकलना और इतने बड़ी जगह पर पहुंचना, इतने सारे सीरियल्स, एक्टिंग करना, ये सारी चीज़ें, मतलब सतना शहर में रहने वाले एक जो आम सोच होती है वो नॉर्मली सोच होती है। लेकिन आपकी जो सोच है वो सोच ने सच में हमारे सतना शहर के लोगों को बहुत प्रेरित किया है। और सच में उनके अंदर एक नई ऊर्जा को ज़रूर उत्पन्न किया है कि वो भी आगे निकल सकते हैं और कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रवण जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत थी, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई थी, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये आपका मंच दिया और मुझे मौका दिया अपने आप को व्यक्त करने का। और मेरी स्कूल की जो शुरुआत रही है वो संत कबीर सिंधु स्कूल से सतना से ही हुई। उसके बाद मैं यहाँ पीजी कॉलेज से पास आउट हुआ और फिर उसके बाद मुझे मास्टर करने के लिए इंदौर जाना पड़ा और इंदौर में मैंने महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज से अपना MBA कंप्लीट किया। जी, तो आप जब इंदौर गए, जब आपने MBA कर रहे थे, तो आपने एक थिएटर ज्वाइन किया था जैसा मुझे पता है। तो उस थिएटर के बारे में बताइए कि आपने कैसे, आपके अंदर ये सोच आई कि मेरे को थिएटर या एक्टिंग में जाना चाहिए। क्योंकि आप एक क्रिकेटर थे जितना मैं जानता था, लेकिन अचानक से एक क्रिकेटर से एक एक्टर बनने का आपके अंदर कैसे सपना है और आप थिएटर कैसे गए और वो थिएटर किनका था और आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ सीखी, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली बस दिमाग में हमेशा से एक बात थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था तब तक मैंने क्रिकेट खेला। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट बहुत महंगा स्पोर्ट्स है और सब कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो एक फ़ेज़ आया मेरी लाइफ में, जो मेरी बैकबोन हुआ करती थी मेरी नानी, उनका 2012 में देहांत हुआ और उस कारण से मुझे जो मेरा एक सपोर्ट था क्रिकेट में वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको। पर दिमाग में एक बात थी हमेशा से कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो उसको लेके जब वो थॉट हमेशा से मेरे दिमाग में रहा। मैं इंदौर पहुंचा। इंदौर में मैं MBA कर रहा था तो मेरे दिमाग में था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ मैंने जैसे सर्च किया, पता किया, तो मुझे एक थिएटर ग्रुप का जानकारी मिली जिसका नाम है अनवरत थिएटर ग्रुप। नीतेश उपाध्याय जी उसके डायरेक्टर हैं। तो मैंने वो थिएटर ज्वाइन किया और लगभग 8 से 9 साल मैंने उस थिएटर में इस आर्ट को, अभिनय को, इस विधा को मैंने काफ़ी हद तक जितना मैं सीख सकता था वहाँ से मैंने सीखा। और उसके बाद फिर मैं मुंबई मूव हो गया। आपका सबसे, मतलब आपको जो आपके हृदय को और सबसे ज़्यादा पॉपुलर करने वाला आपका ऐसा कौन सा सीरियल या गाना है जिसमें एक्टिंग करके आपने सच में, आपको लगा होगा कि मैं सच में इस लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे ये लाइफ जीनी है और मुझे आगे बढ़ना है? वैसे एक कलाकार के लिए तो सारे ही किरदार बहुत अच्छे होते हैं, उसके दिल के करीब होते हैं बहुत, क्योंकि हम उसके किरदार के पीछे बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। उसके पीछे हमारी रिसर्च होती है, बहुत पहले हम बहुत कुछ काम करते हैं। तो सारे ही किरदार हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। लेकिन मैंने एक गाना किया था, मेरे मालिक हैं शिवाय, जिसमें मैंने एक किन्नर का कैरेक्टर किया था और वो लास्ट में जाके अर्धनारीश्वर का रूप ले लेता है। तो भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर गाना है वो। तो वो कैरेक्टर करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे फील हुआ था कि यार मैं एक अच्छी लाइन में जा रहा हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने भी वो शिवाय जो आपका गाना है वो देखा था। और मुझे जब मैंने आपकी एक्टिंग देखी तो मुझे सच में, आशुतोष राणा जी खैर हम लोग के लिए, सबके लिए प्रेरणादायक है और वो हम सबके लिए गुरु है। मैंने उनकी एक मूवी देखी थी जिसमें उन्होंने भी वही रोल किया था और आप में और उनमें मेरे को ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। आपके अंदर भी वही कला मुझे दिखी और मैंने शायद आपको कॉल भी करके आपको बधाई भी दी थी कि आपने जो ये किन्नर वाला रोल किया है, सच में ये रोंगटे खड़ा करने वाला रोल था आपका और बहुत अच्छा लगा था मुझे देखकर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे श्रवण जी के द्वारा बनाई गई हैं। मैं चाहूँगा श्रवण जी, आपके द्वारा आने वाले अपकमिंग क्या क्या हैं और पुराने आपके कौन कौन से नाटक, थिएटर्स में आपने काम किया है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी,
अगर मैं बात करूं थिएटर की तो लगभग 8-9 साल के अंतराल में मैंने 50 से ज़्यादा नाटकों में काम किया, जिसमें बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे नाटक हैं, जिसमें पीयूष मिश्रा जी द्वारा लिखित नाटक है शहर हमारा सोता है, और भगत सिंह जी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ एक नाटक है गगनदा मामा बाजियो। उसमें मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी का कैरेक्टर किया था। वो मेरी लाइफ का पहला कैरेक्टर था थिएटर में, और मुझे अभी भी याद है कि कैसे हमने 3-4 महीने उस नाटक की प्रैक्टिस की थी और बहुत कुछ सीखा था मैंने उससे। और ऐसे कई सारे नाटकों में मैंने काम किया थिएटर लाइन में जब मैं थिएटर कर रहा था। उसके बाद अभी मुंबई जाने के बाद मैंने बालाजी के कुछ सीरियल्स हैं, एक सीरियल आता था GTV पे, उसका नाम था भाग्य लक्ष्मी, उसमें एज इंस्पेक्टर मैंने काम किया था। फिर अभी परिणीति करके एक सीरियल आता था, उसमें भी मैंने कुछ ऐसा कैरेक्टर किया था, एक गून का कैरेक्टर किया था। तो काफ़ी सारे सीरियल्स हैं ऐसे जो जिनमें हमने मतलब 1 डे और 2 डे का काम किया। और इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म हमने की थी, वो भी अब बहुत जल्द आने वाली है। और रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फ़िल्म है जिसका नाम है कड़ी दर कड़ी, जो कि कर्नाटका धारवाड़ करके एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ के IIT स्टूडेंट्स ने बनाई है। बहुत ही अच्छी कहानी है और ये बहुत जल्द 7 तारीख को, इसी 7 नवंबर को आप सबके सामने आने वाली है। सरवण जी, हमारे अभी सतना शहर में भी जब से आपने देखा होगा कि फेसबुक रील्स और ये सारी चीज़ें आई हैं, तो कई लोग एक्टिंग करना शुरू कर दिए। जो मतलब एक्टिंग के बारे में नहीं जानते थे वो भी अब एक्टिंग की लाइन में आना शुरू कर दिए हैं, अपनी रील्स बनाना शुरू कर दिए। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए अभी एक्टिंग और रील्स में मेरे हिसाब से काफ़ी फ़र्क है, लेकिन चलिए अभी दौर बदल चुका है और लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आपको उस चीज़ को समझना होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। सिर्फ रील तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो फिर आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ का बोलने का लहजा बहुत अलग है। हमारे डिक्शन में प्रॉब्लम होता है, जो कि शुरुआती दौर में मुझ में भी था। जब मैं थिएटर कर रहा था हमें शा सा शा का फ़र्क नहीं मालूम होता है, बा वा का फ़र्क नहीं मालूम होता है। ऐसे कई शब्द या कई अक्षर हैं जो हम मिस्टेक करते हैं बोलने में। तो आपको अपना जो स्पीच है वो क्लियर करना होगा। और मैं यही कहूँगा, अगर आप एक्टिंग लाइन में आना चाह रहे हैं तो कहीं जाके किसी अच्छे से थिएटर ग्रुप को आप ज्वाइन करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप एक्टिंग क्लास जाएँ, एक्टिंग क्लास बाद में आप जा सकते हैं। पहले किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ जाएँ, 1, 2, 3, 4 साल आप वहाँ पे काम करें। और अगर इसी लाइन में आपको आगे बढ़ना तो फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो दिल्ली में है, मंडी हाउस में, आप उसका भी एग्ज़ाम पास आउट कर सकते हैं अगर आप अगर इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे MP में, हमारा भोपाल में जो MPSD का जो विद्यालय बना हुआ, अगर आप एग्ज़ाम क्रॉस कर सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, जो आपने अभी बताया कि बा सा और ये शब्दों का जो फेर होता है, हमारे जो बिंदे में है उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी कई लोगों ने बोला कि सा और बा में मेरे अंदर भी लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क है, उसमें मैं सावधानी बरत रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ में मैं आ जाऊँगा। तो आप जितने भी नए लोग हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, आप लोग भी समझें कि ये सच में है। हमारे जो मदर टंग होता है, मदर टंग इशू होता है, क्योंकि बचपन से हम मदर टंग इशू, क्योंकि अपनी माता जी को देख के हम भाषा सीखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे सिमिलर होने लगते हैं। तो उसमें विशेष हमें ध्यान देना होता है जब भी आप इस लाइन में आते हैं। सरवण जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि आप एक सपने की नगरी में रह रहे हैं, मुंबई, जिसका हम लोग देखते हैं कि मुंबई एक ऐसी नगरी है जो सपनों की नगरी है। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताएं कि वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, कितना स्ट्रगल है, कितना शुरू में जाकर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, किस प्रकार से आपको पहले पेइंग मतलब रूम ढूंढना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करें कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, कौन सा थिएटर ज्वाइन किया आपने, और आपका कैसे इंदौर से मुंबई तक जाने का सफ़र था, उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं इस फील्ड को या इस काम को स्ट्रगल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि ये आपने चुना है, किसी ने आपको बोला नहीं है कि आप जाके एक्टिंग करो। और जो काम आप खुद चुनते हैं उसमें स्ट्रगल जैसा कुछ होता नहीं है। और मैं नहीं मानता कि एक्टिंग में या जो काम आप शिद्दत से करना चाहते हैं, आप जो सच में करना चाहते हैं, वहाँ स्ट्रगल कुछ होता है। तो स्ट्रगल नहीं है मेरे लिए, बाकी का मुझे नहीं पता। और सतना और मुंबई से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आई नो कि ये हमारा छोटा शहर है और बहुत दिल से लगा हुआ है। मुंबई काफ़ी बड़ा शहर है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, पर
लाइफ का फ़र्क है, बहुत फास्ट लाइफ है मुंबई की, और यहाँ हम बहुत आराम से इत्मीनान से काम करते हैं, सब कुछ बहुत आराम से होता है। और वहाँ सुबह 4 बजे 5 बजे 3 बजे से लोग उठ के भागना शुरू कर देते हैं। कई बार हमें सुबह 4 बजे का कॉल टाइम होता है और सेट पे पहुँचना होता है, और उस 4 बजे को पहुँचने के लिए हमको 2 बजे रात को उठना होता है अपने घर से, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और सरवन जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है, पॉपुलर होने का ज़माना है। जैसे मैं आपसे एज ए एक्टर मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत सालों से मेहनत की है इस लाइन पे, इस चीज़ को सीखने में, और कुछ लोग ऐसे अचानक छूटते हैं और बिल्कुल स्टार बन जाते हैं, जैसे कि 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का मिला। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये लोग जो पॉपुलर होते हैं, तो आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा ठेस पहुँचती होगी कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, और जनता को आजकल क्या पसंद आ रही है, ऐसी चीज़ें पसंद आ रही है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अब मैं किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, पर सबका अपना अपना नसीब है। पर आपने देखा होगा कि जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है वो बहुत जल्दी नीचे भी आता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एकदम से फेम आया और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि वो लोग कहीं भी नहीं हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ना है, मतलब लंबी रेस का घोड़ा बनना है, या फिर आप सिर्फ कहीं आसपास तक ही दौड़ना चाहते हैं। तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, वो अपनी जगह ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है, वो उनका काम है। वी डोंट नो कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस काम के लिए, क्योंकि सबको सफलताएं दिखती हैं, उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती। जब आप एक लाइमलाइट में आ जाते हैं, जब आप फेमस हो जाते हैं, तो लोग आपको जानने लगते हैं। हो सकता है मुझे भी जो अभी लोग देख रहे हो उनको लग रहा हो कि भाई ये अचानक से इस फील्ड में कैसे आ गया, लेकिन इस यहाँ तक आने के लिए मेरे इसके पीछे 10 साल की मेहनत है। तो हम किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत आगे तक जाना है, तो उसके लिए आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका इंटेंट साफ क्लियर होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, सरवन जी के द्वारा जो बोला गया है, मैं यही चाह रहा था कि हम युवाओं को ये चीज़ जानना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि हम कई बार क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई ऐसा आदमी आगे बढ़ जाता है, हमसे आगे बढ़ जाता है, फिर हम सोचते हैं यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम युवाओं को ज़रूरत है कि हम अपनी नींव मजबूत करें। हर चीज़, जब भी कोई कामयाब होता है तो उसके पीछे की मेहनत बहुत बड़ी होती है। वो मेहनत हम नहीं जानते कि वो कब से करना शुरू किया था और क्या मेहनत किया था। तो बिल्कुल साफ क्लियर एक बात में उन्होंने समझा दिया कि हम युवाओं को हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो कैसे आगे बढ़ गया। आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को निखारने का प्रयास करना है लगातार हर दिन। अब सरवन जी, मैं चाहूँगा, आप क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे और एक्टिंग की तो बहुत सारी बात हो गई, क्योंकि खेल से भी आप जुड़े हुए थे, डिवीज़न प्लेयर रह चुके हैं सतना से। और मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि सतना के क्रिकेट को लेकर आप क्या सोचते हैं, पहले की अपेक्षा अभी आपको क्या अंतर नज़र आता है? पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी क्रिकेट में, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सतना के क्रिकेट से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने लास्टली अभिषेक पाठक, हमारे मून को देखा और मुझे सच बता रहा हूँ दिल से बहुत खुशी हुई मुझे मून को आगे बढ़ते हुए देख के। और शायद बहुत हद तक चीज़ें अब सही हो रही हैं सतना के क्रिकेट की। एक बार आपने अपना ग्राउंड, जो धवारी का ग्राउंड, उसका वीडियो आपने डाला था, तो मैं आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ की देखता रहता हूँ। तो शायद चीज़ें अब सुधर रही हैं और आई होप कि आगे अच्छा फ्यूचर है हमारे क्रिकेटरों का। हाँ, क्रिकेट से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। मन आज भी करता है कि बैट उठा के खेल लूँ, और मन में आता है कि यार कभी कुछ बना, और जब खुद का कुछ बना लूँगा तो मेरे घर में कुछ हो या ना हो, एक टर्फ विकेट ज़रूर होगा जहाँ मैं रोज़ सुबह या शाम को प्रैक्टिस कर पाऊँ। बिल्कुल, ये हम सबका सपना है कि हम सुबह उठें और पहले जाके प्रैक्टिस करें 1 घंटा। और सरवन जी, सच में ये बातें बहुत अच्छी लगी आपके साथ, ये जो मुलाकात थी सच में बहुत अच्छी थी, और हम युवाओं के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है। आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और आप भी जानें कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और आप कितने आगे जा सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि आप थक गए या हार गए। जो थक जाता है और अपना सफ़र आधे रास्ते में बंद कर देता है, वही उसके बगल वाला जो होता है उसको जब एक कदम आगे रखता है तो वो आगे बढ़ जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। तो आप सब भी थके ना, अपने काम को लगातार करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, अपने आप को निखारने का प्रयास करें। यही हमारा और हमारे चैनल का आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।